Hello students, welcome back to my channel ECT Easy Commerce Tips. Now today I will teach you the second chapter Business Studies Principle of Management. So क्या होता है Principle of Management, इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, और मैनेजमेंट के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम टू मैनेज द थिंग्स, हाउ टू मैनेज द थिंग्स विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि अपने काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टाइम पर कर पाना और प्रॉपर यूटिलाइजेशन पर ध्यान दे करके कर पाना प्रॉपर अच्छा मैनेजमेंट कहलाता है। और उस मैनेजमेंट के जो खुद के अपने सिद्धांत हैं, यानी कि देखो हर एक इंसान के अपने खुद के एक सिद्धांत होते हैं, वैसे मैनेजमेंट के भी खुद के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ सिद्धांत है जिनको वो फॉलो करता है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो इस चैप्टर में क्या है कि इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स के बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में अपने दो फादर ऑफ मैनेजमेंट हैं। फादर ऑफ मैनेजमेंट से मेरे कहने का मतलब है मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करा था अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि जिनमें से एक थे हमारे हेनरी फ्योल और एक थे F.W. टेलर। हेनरी फ्योल ने अपने प्रिंसिपल दिए थे, F.W. टेलर ने अपने प्रिंसिपल दिए थे। ये दोनों फादर ऑफ मैनेजमेंट कहलाए थे, और इन दोनों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स दे करके एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेजमेंट को फॉलो करा जाता है इसको डिफाइन करा था। ठीक है, दोनों जन के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि क्या है दोनों जन के प्रिंसिपल्स। नाउ द टॉपिक इज, थोड़ा सा अगर हम चैप्टर से रिलेटेड बात करें तो देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ है, आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर फॉर ऑफ मैनेजर्स, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है कि एक जनरली एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को, ताकि वो डिसीजन ले सका करें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कि कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमें ऑपरेट करना है, कैसे उसको चलाना है, कैसे उसे कंट्रोल करना है। तो उससे रिलेटेड जो भी मैनेजर्स डिसीज़न लेते हैं, डिसीज़न मेकिंग में हेल्प क्या करता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल करता है। ठीक है। अगर हम बात करें नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं और वो उसका कैरेक्टर कैसा है। तो सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड परवेसिव। इसका मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो हर, परवेसिव का मतलब होता है इट फॉलोज इन ऑल द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आइदर इट विल बी अ प्रॉफिट और अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को हम हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर सकते हैं, वो चाहे वो लार्ज हो एज वेल एज अ पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इट डजेंट मैटर, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक तरीके की जनरल गाइडलाइंस देते हैं मैनेजर्स को कि उनको किस तरीके से वर्क करना है और किस तरीके से अपने मैनेजमेंट को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है और ऑपरेट करना है। नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो उस पर लगातार प्रैक्टिस हुई है, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, प्रैक्टिस हुई है, तो इस पर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो रिज़ल्ट निकला है उसी को, उसके रिज़ल्ट पर ही ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं। यानी कि देखो साइंस में क्या होता है, फॉर्मूले लगाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, उससे मिलता है रिजल्ट, और रिजल्ट से क्या होता है, वो चीज़ परफेक्शन मान ली जाती है कि हाँ इस फॉर्मूले को लगा करके हम इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं। सेम उसी तरीके से फॉर्म्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें भी हम प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके ही रिजल्ट तक पहुँचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल, यानी कि ये फ्लेक्सिबल हैं, कहीं पर भी फॉलो कराए जा सकते हैं, ये रिजिड नहीं है साइंस के प्रिंसिपल्स के तरीके। एज पर द सिचुएशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चेंज हो जाते हैं। मेनली बिहेवियरल, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज इम्प्रूव्स कमिटमेंट एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करता है मैनेजर्स के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एंड बेटर मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो बेस्ड हैं वो हमारे डिपेंडेंट करते हैं हमारी सिचुएशन के ऊपर, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल लागू हो सकता है वही सिर्फ हमें पता, मतलब उस प्रिंसिपल को हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जैसी सिचुएशन होती है। लेकिन हमें उस सिचुएशन से निकलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो वो पूरी स्टेटली परफेक्टली काम करे, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंडेंट करता है। हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर जैसा होगा उसी हिसाब से वो वर्क करेगा। अगर ह्यूमन बिहेवियर अच्छा नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरी परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, अगर प्रिंसिपल की हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ रहा कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे होते हैं, कॉन्टीजेंट होते हैं, जो डिपेंडेंट होती हैं सिचुएशन पर। ठीक है। जैसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर सिचुएशन होती है उसी सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये बेसिकली डिपेंडेंट किस पे होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल
पर उनकी जो क्या कहते हैं मतलब उनकी परफॉर्मेंस और उनकी इंडिविजुअल जो हर एक इंडिविजुअल इंसान के जो एफर्ट्स हैं उस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद द यूजफुल इंसाइट इनटू अ रियलिटी, यानी कि मैनेजर्स को ये बताता है कि किस तरीके से हम किसी भी काम को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ठीक है। और कौन सा हमें डिसीजन हेल्पफुल रहेगा ताकि हम अपनी इम्प्रूव कर सकें, इंटेलिजेंस को बढ़ा सकें और मैनेजर्स की इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ा करके अपना काम कर सकें। सेकंड इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का अगर हम यूज़ करेंगे सो हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगा और हमारी कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। थर्ड इज द साइंटिफिक डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मदद करता है हमें लॉजिकली चीज़ों पर डिसीजन लेने के लिए। इलॉजिकल चीज़ों पर डिसीजन हम नहीं लेते हैं, जो भी लॉजिक भरी बात होती है उसी पर डिसीजन लेते हैं। ये बात हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से सीखने के लिए मिलती है। फोर्थ इज द मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि एज पर द चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो चेंज देयर सेल्फ। नेक्स्ट द फिफ्थ इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, हेल्प टू लेवल टू टेक द वेरियस डिसीजन, यानी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे या मिडिल या लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर ही वर्क करेगा, ये सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर बराबर वर्क करता है। सिक्स इज द फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये इसलिए भी हमें मदद करता है कि हम सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बाखूबी अपनी निभा पाते हैं और पूरी कर पाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड भी डिसीजन ले पाते हैं। सिक्स द मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें हेल्पफुल काफ़ी ज़्यादा करता है, काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है, ताकि हम क्या करते हैं उसकी मदद से प्रॉपर ट्रेनिंग दे पाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और एजुकेशन एंड रिसर्च पर उनके हम थोड़ा सा कंसंट्रेट कर पाते हैं, उनको नई ट्रेनिंग दे पाते हैं उनके काम से रिलेटेड। इसी टॉपिक को ख़त्म होने के बाद अब सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि हेनरी फ्यूल को दिए हुए प्रिंसिपल्स हैं, हेनरी फ्यूल फादर ऑफ द मैनेजमेंट कहलाए हैं। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है फादर ऑफ द मैनेजमेंट। क्यों उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक कोल माइनिंग कंपनी में काम करा था। ठीक है। कोल माइनिंग कंपनी पर जब ये काम करते थे तो वो कंपनी की सिचुएशन बैंकरप्ट थी। बैंकरप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंट थी, कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, दिवालिया निकल चुका था। तो उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स देकर, कितने प्रिंसिपल्स देकर के 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरे 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत परफेक्टली काम करेगा। ठीक है। सो हेनरी फ्यूल को दिए हुए 14 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं हमें वही पढ़ना है अब आगे चल करके, ताकि हम ये समझ पाएंगे कि हेनरी फ्यूल ने वो कौन कौन से प्रिंसिपल दिए थे जिसकी मदद से वो डूबी हुई कंपनी काफ़ी ज़्यादा ऊपर सिचुएशन में आई थी। तो हेनरी फ्यूल का जो सबसे पहला क्या कहते हैं प्रिंसिपल था वो था डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि हेनरी फ्यूल का मानना था कि अगर अपने काम को जैसे ये हमारा वर्क है इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में लोगों को डिवाइड कर देंगे तो वो आसानी से काम अपना कर पाएंगे, यानी कि डिवाइड द ऑल वर्क इनटू अ स्मॉल यूनिट्स, यानी कि सारे के सारे काम को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करके सब में बांट दो तो इससे हम अपना काम परफेक्टली कर पाएंगे। ये उनका पहला प्रिंसिपल था। नाउ द सेकंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि उनका मानना था कि अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक अ डिसीजन, यानी कि किसी भी काम को करने का डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी कि किसी भी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीज़न लेने की पावर दोनों अगर हम अपने एम्प्लॉय को अगर देंगे, ठीक है, जो काम कर रहा है, तो वो अपना काम परफेक्टली कर पाएगा। उनका मानना यह था कि अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं पर अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं, यानी कि हमने किसी को जिम्मेदारी दे दी कि भैया तुम्हें जो है आज 100 यूनिट बना के रखनी है, लेकिन उसको हमने जो है डिसीज़न लेने की परमिशन नहीं दी कि अगर तुम जो 100 यूनिट बनाओगे उसमें जो रॉ मटेरियल लगेगा कुछ घटे कमी हो तो तुम जा करके परचेज़ कर लेना। उसको हमने क्या है अथॉरिटी नहीं दी कि वो डिसीज़न ले सके, और बीच काम में क्या हुआ उसके रॉ मटेरियल कम पड़ गए और वो डिसीज़न नहीं ले पाया तो अपनी वो जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर पाएगा। और अगर हमने सिर्फ उसको अथॉरिटी दे दी पर उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी भी काम को लेकर के जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने काम को लेकर जिम्मेदार नहीं है, तो भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा। तो प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल का मानना था किसी भी काम को करने के लिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का होना एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या था कि हेनरी फ्यूल का मानना था डिसिप्लिन से वो कहते थे कि एक प्रॉपर कोड एंड कंडक्ट, एक रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी में बनना चाहिए जो सब कोई फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही फॉलो करेंगे या मैनेजर्स ही के लिए फॉलो करेंगे, सबका प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन होगा, ड्रेस कोड होगा, कोई भी खड़े होकर किसी से कहीं पर बात नहीं कर सकता या फिर कोई कहीं पर बात बाहर की लीक नहीं कर सकता। इस तरीके की तमाम रूल एंड रेगुलेशन जो बनते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, इसी को प्रॉपर डिसिप्लिन कहा जाता है। ठीक है।
सुपीरियर एंड फेयर, साफ सुथरा, जो टॉप लेवल सुपीरियर्स हैं और सबॉर्डिनेट हैं उनके बीच में एक अच्छा एग्रीमेंट होगा, साफ सुथरा, ये नहीं कि एग्रीमेंट कुछ और हुआ था और वर्क दोनों के बीच में कुछ और है। मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल द लेवल्स, यानी कि चाहे टॉप लेवल के लोग हों चाहे मिडिल के हों, सबके बीच में प्रॉपर मीटिंग होगी, ठीक है। एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़, यानी कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का गलत काम करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज करी जाएगी। इस तरीके के तमाम जो है डिसीजन लिए गए थे जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के अंदर आते हैं, जो हेनरी फ्यूल ने समझाए थे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या उन्होंने बताया था, उनका मानना था कि अगर एक बॉस है और ठीक है, और एक बॉस क्या है कि चार एम्प्लॉयज़ को काम बताएगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही है। लेकिन अगर सोचो कि एक वर्कर है और तीन लोग उसको ये वर्कर है और ये तीन लोग उसको काम बताने वाले हैं, उसको कमांड देने वाले हैं, और ये बेचारा अकेले वर्कर है। सो जब दो तीन लोग उसको मिल करके एक साथ काम बताएंगे तो वो अपने काम को परफेक्टली नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो किसका काम पहले करे, इसका करे या इसका करे या इसका करे, किसका काम पहले करे इस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। इस वजह से जो हेनरी फ्यूल थे उनका मानना था कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यानी कि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए जो उसको कमांड दे काम करने के लिए, हर कोई उसको कमांड नहीं देगा काम करने के लिए। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब कहता है, हेनरी फ्यूल का मानना था कि जो भी लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनका जो फोकस होगा काम को लेकर के, ठीक है, सो उनका फोकस, डायरेक्शन, गोल, ऑब्जेक्टिव सब एक ही दिशा में होगा। यानी कि सब लोग एक ही दिशा में होकर के जब काम करेंगे, डायरेक्शन जब एक ही होगा, तभी अपने ऑर्गेनाइजेशन का वो काम फुलफिल तरीके से पूरा कर पाएंगे, ठीक है। सो सबका गोल एंड डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन एंड इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक जो एम्प्लॉई है या भी कोई भी मैनेजर है, सबका अपना खुद का एक इंटरेस्ट होता है, खुद का एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और उस सेल्फ इंटरेस्ट को एक जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना जो ऑर्गेनाइजेशन का है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेनरी फ्यूल का मानना था कि अगर हम जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको क्या चाहिए होता है, उनको फेयर रिम्यूनरेशन, उनको सैलरी चाहिए होती है, उनको बस सैलरी से मतलब होता है, ठीक है, वेजेस से मतलब होता है, ठीक है। सो अगर वो सिर्फ अपनी सैलरी वेजेस पे अगर इंटरेस्ट करेंगे तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा नहीं होगा। उनको उनके खुद के सैलरी एंड वेजेस से ऊपर सोच उनकी बतानी होगी, और उनका जो इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ डिपेंडेंट करना पड़ेगा कि भैया तुम अपने पैसा कमाने यहाँ नहीं आए हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर आए हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव कर पाए, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। यानी कि खुद के तुम्हारे जो एम्प्लॉयज सैलरी वेजेस ले रहे हो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन का खुद का गोल तुम अचीव करने में मदद करो, इसलिए यहाँ पर आए हो। सिर्फ फोकस अपने सैलरी पैसा कमाने उठाने में करोगे तो काम नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा। नेक्स्ट इज द रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनस। इसका मतलब क्या होता है? रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है कि हेनरी फ्यूल का मानना था कि देखो, अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को काम पर लगा रहे हैं, उनको अगर प्रॉपर सैलरी एंड वेजेस नहीं देंगे, ठीक है, उनको फेयर वेजेस एंड सैलरीज नहीं देंगे तो वो अपना काम परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर हम किसी से ओवर टाइम काम कराते हैं, ठीक है, अब ओवर टाइम वर्क कराओगे तो जाहिर सी बात है कि उसको ओवर टाइम का अगर पेमेंट नहीं करोगे तो वो अपना काम पर ध्यान नहीं लगा पाएगा। तो उन्होंने ये बताया था कि देखो, अगर किसी से ओवर टाइम काम कराओ तो साफ सुथरा पैसा एम्प्लॉयज़ को दो, ठीक है, उनको पैसा कटौती ना करो। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, सेंट्रलाइजेशन एक अलग बात है, डिसेंट्रलाइजेशन एक अलग बात है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पर पावर टू टेक अ डिसीजन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर डिसीजन लेना है तो वो सिर्फ फ्यू हैंड्स में होता है, ठीक है, फ्यू हैंड्स में पावर टू टेक अ डिसीजन होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में ले सकता है। तो देखो, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए? कोई भी डिसीजन ले ले या कुछ ही लोग लें? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, हर कोई डिसीजन कैसे ले सकता है? एम्प्लॉयज़ भी कल को डिसीजन लेने लगेंगे, ठीक है। सो बेटा, सिचुएशन ना तो सेंट्रलाइजेशन पूरी तरीके से ज़रूरी है ना डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू दी हेनरी फ्यूल, उन्होंने बताया था कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये दोनों का मौजूद होना एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, ठीक है। अगर एज पर दी सिचुएशन अगर कोई बड़ी टॉपिक पर डिसीजन लेना है तो वो टॉपिक सिर्फ
जो CEO हैं या मैनेजर्स हैं वही ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी बात पर डिसीजन लेना है तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि मशीन के अंदर किसी का हाथ फंसा है तो मशीन बंद करनी है, ये बात का डिसीजन लेने एम्प्लॉयज़ क्या है, उसकी मशीन को बंद करनी है नहीं बंद करनी है, इस बात की परमिशन लेने मैनेजर्स के पास नहीं जाएंगे, वो तुरंत मशीन वहाँ पर बंद कर सकते हैं। यही बात ही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है कि वो अपना डिसीजन थोड़ा बहुत ले सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि हर एक बिजनेस हेनरी फ्यूल ने बताया था कि अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यूज़ एंड आइडियाज़, प्लान एंड पॉलिसीज़ को अगर हमें सर्कुलेट करना है तो एक प्रॉपर स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ेगा। नो वन स्किप, इसमें किसी को भी हम स्किप नहीं कर सकते। पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं सब लोगों तक वो जानकारी प्रॉपर फैलाई जाएगी एक एक करके, इसी को स्केलर चेन कहते हैं। ना स्केलर चेन के बाद इसी में एक पॉइंट और था, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है? एनी एमरजेंसी केस, यानी कि किसी भी एमरजेंसी की स्थिति में अगर किसी दो मैनेजर्स को आपस में मीटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो अपनी चेन को स्केलर चेन को ब्रेक कर देते हैं और डायरेक्ट जा कर के मीटिंग करते हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है, तो उसको गैंग प्लैंक कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है, हेनरी फ्यूल का मानना ये था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सभी चीज़ें एक खुद अपनी प्लेस पर होनी चाहिए। यानी कि मैन एंड मटेरियल, मैन इंसान हो एंड मटेरियल या कोई सामान हो, उसका खुद का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पर वो जब मैं चाहूँ, जिस स्थिति में चाहूँ, जिस घड़ी चाहूँ, मैं उस चीज़ को पा सकता हूँ। यानी कि अगर जो इंसान है उसका खुद का अपना एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, परचेज मैनेजर का एक अपना डिपार्टमेंट है, मुझे परचेज मैनेजर से मिलना है तो मैं सेल्स मैनेजर के डिपार्टमेंट में नहीं घुसूंगा, मैं 2 मिनट में जा करके परचेज मैनेजर से जाकर मीटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका खुद का अपना डिपार्टमेंट है। ठीक है, अगर मुझे कोई लूज टूल चाहिए, कोई ऐसा औजार चाहिए जो मुझे तुरंत इमरजेंसी है और उसकी जो रखने की पोजीशन है वो बहुत सही जगह पर है, तुरंत वो मुझे मिल जाएगी, लेकिन अगर उठा करके इधर उधर कहीं पर फेंक देंगे तो वो टाइम से नहीं मिलेगी। तो उनका मानना ये था कि चाहे मैन हो या मटेरियल हो, उनकी रखने की जो जगह होगी वो एक प्रॉपर एक जगह पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यानी कि हेनरी फ्यूल का मानना था कि अगर हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े से इक्विटी रखेंगे, लोगों के बीच में समानता रखेंगे, तो वो अच्छी तरीके से अपना काम कर पाएंगे। यानी कि अगर हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा रिलीजियन या कास्टिजन सिस्टम से ऊपर हट के जब सोचेंगे तभी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, यानी एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड। ठीक है, और ये क्या हुआ है कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज पीपल हैव द वेरियस नेशनलिटीज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट द पर्सन ओरिजिन। सुंदर पिचाई इज बिकम अ CEO ऑफ गूगल। ठीक है, तो जो सुंदर पिचाई हैं वो CEO हैं गूगल के, तो वो अलग अलग एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्टेट, अलग अलग एरिया से लोग आकर के काम करते हैं, तो उनके बीच में एक प्रॉपर इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि भैया तुम बिहार से आओ, तुम बिहारी हो, तुमसे जो है तमीज़ से हम बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबके बीच में प्रॉपर इक्वालिटी और इक्विटी होनी ज़रूरी है। अलग अलग लोग अलग अलग जगह से काम करने आते हैं, तो सब में प्रॉपर रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ये हमारा 12th प्रिंसिपल है, हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड, थोड़ा सा जॉब की सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या होता है, थोड़ा सा डर टाइप का रहता है कि उनकी कल को अगर जॉब चली जाएगी तो वो क्या करेंगे, तो उनको थोड़ा क्या है कि फीलिंग सिक्योरिटी, हमें इनसिक्योरिटी फील होती है अपनी जॉब के प्रति। ठीक है, तो उनको जब हम ये महसूस कराते हैं कि नहीं, आपकी जॉब जो है बहुत अच्छी चलेगी, अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे, तो आपकी जॉब आपको निकाला नहीं जाएगा, आपको हमेशा काम दिया जाएगा। इस तरीके के जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं काम के प्रति, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। ये बात हेनरी फ्यूल ने समझाने की कोशिश करी थी कि देखो, कोई भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपना बेस्ट तभी दे पाते हैं जब उनको अपनी जॉब की सिक्योरिटी नज़र आती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा
नेक्स्ट प्रिंसिपल जो था हमारा वो यही इनिशिएटिव था। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, हेनरी फेल का मानना था कि अगर कोई भी हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उनका सेल्फ मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उनको हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड उनको अगर हमें कोई भी प्लान बनाना है, पॉलिसीज़ बनानी है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, तो अगर हम वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे कि भैया आओ थोड़ा सा सहयोग दो, प्लान बताओ कैसे क्या काम करवाना है, तो वो बड़ा खुश हो जाएगा। वो सोचेगा यार चलो हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने काम के लिए हमें डिसीजन लेने के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो अगर हम उसके डिसीज़न को एक्सेप्ट करते हैं तो वो उसको बहुत अच्छा फील होगा। तो उनका हेनरी फेल का मानना था कि हमें इनिशिएटिव रखना चाहिए अपना ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एम्प्लॉयज़ को भी डिसीजन मेकिंग के लिए बुलाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की फीलिंग बड़ी डेवलप होती हैं, ठीक है, फीलिंग एंड बिलोंगिंगनेस ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। देखो, सेटिंग अप द प्लान ऑफ मैनेजर मस्ट वेलकम सजेशन फॉर आइडियाज ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी कि हमें जो है अगर किसी भी तरीके का मैनेजर्स प्लान एंड पॉलिसीज बना रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को जरूर बुलाना चाहिए डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल इज स्प्रिट डी कॉर्प्स। स्प्रिट डी कॉर्प्स हमारा जो है कौन सा प्रिंसिपल है, ये हमारा 13th होगा, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल में क्या है अपना, नाउ द नेक्स्ट इज द स्प्रिट डी कॉर्प्स। स्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है कि हेनरी फेल का मानना था कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ये बताना चाहिए कि आप एक टीम स्प्रिट पर काम करते हो, यानी कि आप एक टीम हो, आप लोग अलग अलग नहीं हो। यानी कि किसी को भी अगर हम टारगेट देते हैं तो अगर उसमें से जो लोग काम करने वाले हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये बताना पड़ता है कि आप लोग एक टीम के तरीके काम करिए। जब आप टीम के तरीके काम करेंगे तो वो काम अच्छा परफेक्ट तरीके से होगा। यानी कि अगर हमने एक कंपनी में अपनी कंपनी में 100 यूनिट का प्रोडक्शन बोला और उसमें 10 लेबर थे, एक लेबर 10 यूनिट बना रहा था, ठीक है, क्योंकि 100 यूनिट बनानी है। अब उन 10 लेबर में से दो लेबर हमारे बीमार हो गए, तो 2 लेबर के बीमार पड़ने की वजह से अब 8 लेबर ये के लिए काम करेंगे, क्योंकि 10 लेबर थे टोटल और 10 यूनिट बना रहे थे, पर लेबर एक 10 यूनिट बना रहा था। अब जो 2 लेबर बीमार हो गए तो उनकी वजह से 20 यूनिट नहीं बन पाएगी। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, हमें जो 8 एम्प्लॉयज़ हैं, जो 8 हैं, इनको समझाना चाहिए कि भैया तुम्हारे जो दोस्त यार हैं वो बीमार हैं, तुम एक टीम के तरीके काम करो, हमें उससे मतलब नहीं कौन बीमार है कौन नहीं बीमार है, हमें हमारा काम चाहिए। तो ऐसे नहीं कहा जाता कि हमें हमारा काम चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है कि हम उनसे कह सकते हैं कि आप एक टीम के तरीके हैं। अगर आपके टीम में से 10 लोगों में से 2 लोग बीमार हैं तो आप 8 लोगों को ही पूरा काम करना पड़ेगा, पूरी 100 यूनिट आप लोगों को ही बनानी पड़ेगी। 8 लोगों को हम ये बात रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, यही टीम स्पिरिट कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद अपना और कौन सा प्रिंसिपल है, बस हो गए सारे प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे FW टेलर के बारे में समझेंगे, ठीक है।